नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट और मैं हूं धनराज गर्ग राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे राजधानी देहरादून के नगर निगम की स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर। जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 61वीं रैंक नगर निगम ने हासिल की है, क्योंकि देखिएगा कि नगर निगम की जो रैंक आई है 61वीं, उससे कहीं ना कहीं नगर निगम के जो मेयर हैं सौरभ थपलियाल वो गदगद जरूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पिछली बार कहीं ना कहीं जो हमारी रैंक है वो कम थी, लेकिन इस बार हम 6 पायदान आगे बढ़े हैं और 61वीं रैंक प्राप्त की है। इसके लिए उन्होंने पूरे उत्तराखंड राजधानी देहरादून के लोगों को एक धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि सिर्फ आम जनता के कारण ही कहीं ना कहीं जो सर्वेक्षण है वो आगे बढ़ सकता है और स्वच्छ दून को स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है। और लगातार देखा भी जाता है कि जब जब नगर निगम की तरफ से कोई भी अपील की जाती है तो कहीं ना कहीं लोग उसका सही तरीके से कहा जाए कि उस पर अमल भी करते हैं, और जो कूड़ा कचरा है उसको ना फैलाने के जो अपील नगर निगम के द्वारा की जाती है उस पर अमल करते हुए कहीं ना कहीं जो सहयोग है जनता वो देती हुई नज़र आती है। वहीं मेयर सौरभ थपलियाल ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि आगे आने वाले समय में कोशिश की जाएगी कि जो नगर निगम देहरादून है वो सब सर्वेक्षण रिपोर्ट में 10 कहीं ना कहीं टॉप 10 में आने की कोशिश करेगा। और इसके लिए तमाम जो गली मोहल्ले हैं उनमें साफ़ सफाई का काम भी कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने का काम है वो नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, और तमाम जो गाड़ियां हैं नगर निगम की वो घर घर जाकर कहीं ना कहीं कूड़ा उठाने का काम करता है। और उसी का परिणाम है कि इस बार जो रैंक थोड़ा हमारी जो है वो सुधरी है और 6 पायदान आगे बढ़ती हुई कहीं ना कहीं 61वीं रैंक राजधानी देहरादून के नगर निगम ने हासिल की है। तो एक बड़ी अचीवमेंट कहीं ना कहीं नगर निगम को ये मिला है, और इससे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो टॉप 10 का लक्ष्य नगर निगम के द्वारा रखा गया है उसको पूरा करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उसको पार करने की कोशिश कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा ज़रूर की जाएगी। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो नगर निगम के द्वारा लक्ष्य रखा गया है 10 टॉप में आने का, क्या वो अगली बार पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून का जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें जो रैंक हासिल की है वो एक अपने आप में बड़ी बात है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। महाराष्ट्र आबकारी विभाग में खामियों से करोड़ों का नुकसान, कैग रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। बात करते हैं महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर पर, जो खास तौर से महाराष्ट्र के आबकारी राज्य का जो आबकारी विभाग है उसकी कार्य प्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र आबकारी विभाग में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासतौर से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लाइसेंस रिन्यूअल फीस के गलत आकलन की वजह से राज्य को 20.15 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ है, जबकि 70.22 करोड़ रुपए का ब्याज भी वसूला नहीं जा सका। इतना ही नहीं, सुपरविजन फीस की नई दरें लागू करने विभाग विफल रहा है, जिससे 1.20 करोड़ रुपए का और नुकसान हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि तत्कालीन आबकारी आयुक्त ने बियर के पुराने भंडार पर उत्पाद शुल्क में छूट भी बिना राज्य सरकार की मंजूरी के दे दी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि माइल्ड बियर के सैंपल्स की रासायनिक जांच में देरी के चलते 73.18 करोड़ रुपए की कर वसूली अटक गई। कैग ने कहा कि बंबई मध्य निषेध विशेष शुल्क नियम 1954 के तहत साझेदारी में बदलाव पर शुल्क वसूला जाना चाहिए था, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में शेयर आधारित के अहम बदलाव पर कोई शुल्क नहीं लिया गया, जिससे सरकार को 26.93 करोड़ रुपए की हानि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के तहत 11 ब्रांड्स की उत्पादन लागत को कम करके आंका गया, जिससे 38.34 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह
और इसी तरह जो खासतौर से आयात विदेशी शराब की खरीद लागत में खामियों के कारण अगस्त 2018 से मार्च 2022 तक 11.48 करोड़ रुपए और मई 2017 से मार्च 2022 तक 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कैग की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि आबकारी विभाग की खामियों के चलते सरकार को कुल मिलाकर सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई या ये रिपोर्ट भी बाकी फाइलों की तरह धूल फांकती रह जाएगी। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, अमरावती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज परिवहन विभाग और आरटीओ की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। परिवहन आयुक्त खुद सड़कों पर उतरे और एमबी एक्ट का पालन न करने वाले लोगों पर जमकर कार्रवाई की। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन और बड़े वाहनों पर तत्काल रूप से कार्रवाई की गई। सभी को रोककर हिदायत भी दी गई। तमाम ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिले जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे, उनको भी रोक करके उनका चालान काटा गया। तकरीबन 23 से ज़्यादा गाड़ियां ऐसी थी जिनका चालान काटा गया। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज में इस सघन चेकिंग अभियान को चलाया गया। इस चेकिंग अभियान में 150 से ज़्यादा लोग ऐसे निकले जिनके पास ना तो गाड़ी की आरसी थी, ना तो सीट बेल्ट लगाए थे और ना ही हेलमेट का प्रयोग कर रहे थे। इस तरीके के तमाम लोगों पर विधिक रूप से कार्रवाई की गई और कार्रवाई के बाद उनसे जुर्माना वसूला गया। आपको बताएं कि परिवहन विभाग की ओर से 3 दिन तक लगातार एक लखनऊ में यातायात को सुगम बनाने के लिए, एक्सीडेंट को कम करने के लिए और लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। यह 3 दिवसीय अभियान होगा। 3 दिन के इस अभियान के अंतर्गत उन सभी स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा जहां पर इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा होती हैं या सबसे ज़्यादा गाड़ियों का आवागमन है। खासकर राजधानी लखनऊ में आज हजरतगंज से इस अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान में तकरीबन 23 लोगों से जुर्माना वसूला गया। इसके बाद करीब 150 से ज़्यादा लोगों को हिदायत दी गई कि आगे से भविष्य में इस प्रकार की किसी भी घटना को ना करें। चूँकि यातायात लोगों की सुगम व्यवस्थाओं के लिए बनाया गया है और अब आने वाले 3 दिन तक परिवहन आयुक्त खुद सड़कों पर रहेंगे और लखनऊ की सड़कों पर चलने वाले लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाएंगे। न सिर्फ पाठ पढ़ाएंगे बल्कि किसी भी प्रकार से गैरकानूनी तरीके से गाड़ी चलाते हुए या एमबी एक्ट के विरुद्ध में गाड़ी चलाते हुए पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, जेके 24/7 न्यूज़, लखनऊ। 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासत उत्तर प्रदेश में जो है वो बिल्कुल उरूज पर है। सबसे अहम चीज़ ये है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश देने की इम्कानात नहीं रख रहे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं तमाम विभागों के। स्वास्थ्य विभाग की कभी परिवहन विभाग की। हाल में उन्होंने बिजली अव्यवस्थित होने की खबरें मिली तो बिजली मंत्री से भी बात की। तो तमाम विभागों की समीक्षा बैठकें हो रही हैं। परियोजना योजना पे जो धनराशि विधानसभा सत्र के दौरान पारित की गई थी उसकी भी विवेचना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और ख़ास तौर पे एक एक धनराशि के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किस मत में कौन सी धनराशि किस विभाग में खर्च हुई है। अगर कहीं पे भी धनराशियों में अनियमितताएं पाई गई तो अधिकारियों पे बिना संकोच के योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं शिकायत को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई ज़रूर करेंगे। इसलिए तमाम विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो बहुत हाई अलर्ट पे हैं और किसी भी गुंजाइश को वो भी गवारा नहीं कर रहे हैं। लिहाजा जितने भी अधिकारी हैं और ब्यूरोक्रेसी के जितने भी आला अधिकारी हैं वो भी बिल्कुल इस तरह से समीक्षा बैठक में जाते हैं, पूरी तैयारियों के साथ जाते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं और एक एक सवाल ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ध्यानपूर्वक वो भी सवाल करते हैं कि आखिरकार इन योजनाओं में इतनी शिथिलता क्यों अपनाई जा रही है। सही तरीके से आम जनमानस को या उन विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में जो विकास होने वाले थे क्या सही तरीके से विकास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तमाम चीज़ों का संज्ञान लेते हुए आकलन करते हुए समीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की जाती है और इसकी निगरानी मुख्य सचिव मनोज सिंह कर रहे हैं। तो अभी देखने वाली बात है किन किन विभागों में, क्योंकि अभी हाल में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी तमाम विभागों में वहाँ पर रोक लगा दी गई है और जहाँ पे भी अनियमितता, इरेगुलरिटीज़ या भ्रष्टाचार की खबर आई योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, उन विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। अब देखने वाली बात है इन समीक्षा बैठकों में जिस तरह से बाकायदा योगी आदित्यनाथ का हंटर चल रहा है
क्या योगी आदित्यनाथ अपनी साफ छवि को लेकर 2027 में इसी तरह की छवि को लेकर पुनः इलेक्शन में जाने की तैयारियों में जुट चुके हैं। कैमरा सुमित के साथ रजाबाद, लखनऊ, जेके न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त मैं बिहार से सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में जो अपराधियों का बोलबाला है, लूट, हत्याएं, अपहरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में जो एडीजीपी बिहार के हैं कृष्ण कुंदन, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मई जून के महीने में किसान आराम फरमाते हैं, जिसके कारण जो है हत्याएं पे हत्याएं बढ़ रही है। इसी पर जो है चाहे पक्ष हो या विपक्ष, जो सभी जो है कटाक्ष कर रहे हैं कि एक जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, बल्कि जो अपराधी जो बेलगाम है उन पर जो है शिकंजा कसना चाहिए। इसी कड़ी में जो है हाजीपुर में जो है एक लड़की को अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करके उस लड़की को निर्मम हत्या कर दिए जाते हैं, जिसमें जो है चिराग पासवान पहुंचते हैं। चिराग पासवान वहां पर जो है सरकार को अरे हाथ धो लेते हैं। चिराग पासवान जो है बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन की सरकार पर जो कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार जो है अपराधियों का जमावड़ा हो गया है। बिहार जो है नीतीश कुमार जी से संभर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है जो अपराधी है इसका सांठगांठ जो है थाने से मिला जुला है। थाने पैसा पहुंचाते हैं, जिसके कारण जो है प्रशासन जो अपराधी को कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए जो है लूट, हत्या, अपहरण ये सब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देखे होंगे कल जो है देश के प्रधानमंत्री जो मोतिहारी आए थे, वहां पर जो है बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे। वहां पर मोदी जी को जो है काला झंडा दिखाए गए थे। लोगों का यही कहना था कि मोदी जी बोले थे कि मैं जब मोतिहारी आऊंगा, चंपारण की धरती पर मैं आऊंगा, तो सबसे पहले यहाँ के जो चीनी मिल है इसको चालू करके और यहाँ पर मैं चाय पीऊंगा। लेकिन उनका जो वादे थे कहीं ना कहीं जो है टाटा फीस हो गई, जिसके कारण जो है लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं फिर जो है जुमलेबाजी करने के लिए आए हैं। अभी तक जो है चीनी मिल चालू नहीं हुआ। अभी बिहार विधानसभा की मैं बात करूं तो अभी तक जो है चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग को लेकर अभी घमासान मचा हुआ है। अभी कोई जो है क्लियर नहीं हुआ है। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। खबर कर्नाटक के तारीखी शहर से, जो बिदर जिला एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है और यहाँ पे हर मजहब के यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद है, जिसमें यहाँ पर गुरुद्वारा भी एक शामिल है। और हिंदुस्तान भर से सिख बिरादरी के लोग इस गुरुद्वारे को, बल्कि सिख बिरादरी के नहीं बल्कि हर मजहब के लोग इस गुरुद्वारे को आते हैं और अपनी आस्था लेकर आते हैं। जो अपनी तमन्ना रहती, यहाँ पर जो लंगर बढ़ता है और दर्शन करते हैं, उस अच्छे से माहौल को यहाँ पे एक अनजान व्यक्ति एक मेल भेजता है, जो गुरुद्वारे के ऑफिशियली ईमेल आईडी पे इनको मिला है कि जुमा के रोज इस गुरुद्वारे को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी है। ऐसे वक्त में जिला वरिष्ठ अधिकारी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ पे सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट किया है। उस मेल की जांच में पुलिस लगी हुई है। आखिर ये अनजान व्यक्ति कौन है, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। और बिदर जिले में पुलिस बहुत अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक हर मजहब के हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं। ऐसे अच्छे माहौल में यहाँ पर एक अनजान व्यक्ति अच्छे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखना होगा कि हालांकि यहाँ पर गुरुद्वारे में हिंदुस्तान भर से जो लोग आते हैं, यहाँ पर जो अपनी भक्ति रखकर आते हैं और दर्शन कर कर जाते हैं, सिख बिरादरी नहीं हर मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं। पुलिस वरिष्ठ अधिकारी ने साफ साफ कहा है कि जल्द से जल्द उस अनजान व्यक्ति को तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील गन्नौरे के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बिदर। सिटी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज बात होगी जल प्रलय की। हमीरपुर जनपद में
यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। यहाँ पर उफान का कारण है मध्य प्रदेश राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते वहां के बांध उफान पे है, जिसके चलते लगातार बांधों का पानी छोड़े जाने से हमीरपुर जनपद से बहने वाली यमुना और बेतवा नदी उफान में है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यमुना बेतवा का जल स्तर है जो लगातार उफान के चलते ऊपर आ रहा है और निचले इलाकों पर जो किसानों की फसलें बुई हैं वह पूरी तरीके से जलमग्न हो रही हैं, जिससे किसानों की दलहन और तिलहन की फसलों को खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं हमीरपुर जिले के मौधा तहसील के चिल्ली, इचौली और नायकपुरा गांव में जो बारिश का पानी घुसा, लगभग 2 दर्जन से अधिक घर जलमग्न हो गए। वहीं जिला प्रशासन उन घरों पर रहने वाले बासिंदों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है, साथ ही खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहा है। आपको बता दें कि हमीरपुर जनपद की बेतवा नदी पर मौदाहा बांध, लहचूरा बांध, माता टीला बांध से लगभग 3 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो आने वाले 48 घंटे में हमीरपुर जनपद में पहुंचेगा और इसके बाद ये जल प्रलय अपने रौद्र रूप दिखाएगी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन पूरी बाढ़ को लेकर तैयार है और नदी नालों पर रहने वाले बासिंदों को सुरक्षित स्थानों में लगातार भेजने का भी काम चल रहा है। वहीं नदी के किनारे आने जाने पर पूरी तरीके से रोक भी लगा दी है। मुकेश कुमार, JK 24/7 हमीरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा सरकार अब उन सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों और संचालकों पर जो है कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रही है। दरअसल हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले जो इस साल जो रिज़ल्ट आया 10वीं और 12वीं का, उसमें बच्चों के जो नंबर थे, जो परसेंटेज थी, वो काफ़ी जो है कम रही। इसी को लेकर अब सरकार की ओर से एक विंग बनाई गई है, जिसके माध्यम से अब ऐसे स्कूल संचालक, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे सरकारी, चाहे उसमें पढ़ाने वाले टीचर हो या फिर प्रिंसिपल, उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। दरअसल हरियाणा में पिछले दिनों जो रिज़ल्ट आया था उसमें बहुत सारे ऐसे स्कूलों की लिस्ट सामने आई थी जिनमें ज़्यादातर बच्चों के नंबर जो है कम रहे, या कहें कि परसेंटेज काफ़ी कम रही। इतना ही नहीं, कई ऐसे स्कूल भी थे जिनमें बच्चों की रैंक थी वो लगभग 0 तक रही। ऐसे में अब सरकार इन स्कूलों के रिज़ल्ट बढ़ाने और हरियाणा का अच्छा प्रदर्शन बच्चे कर पाएँ, इसको लेकर अब स्कूल प्रबंधकों या कहें कि स्कूल टीचरों से लेकर प्रिंसिपल तक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और ऐसे में यह जो है एक लिस्ट तैयार की जाएगी और यह देखा जाएगा कि हरियाणा में कौन कौन से स्कूल सरकारी चाहे फिर प्राइवेट हैं जिनका रिज़ल्ट जो है काफ़ी कम रहता है, और वहाँ पर बच्चों के क्या कारण रहते हैं, क्या टीचर उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या स्कूल प्रबंधक की कोई कमी के कारण बच्चे जो है कम नंबर ला पाते हैं। अब इस पर सरकार पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और उन पर एक्शन लेने का मन बना चुकी है। पिछले दफ़ा 103 ऐसे स्कूल बताए गए जिनमें जो है बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए, जिसकी वजह से हरियाणा का रिज़ल्ट प्रतिशत काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ। ऐसे में अब सरकार अपने बच्चों के भविष्य और उनके अच्छे नंबर लाने के प्रति सरकार अब स्कूल संचालकों और टीचरों पर जो है ध्यान देना चाहती है, और उन पर अगर वो अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा चाहते तो फिर उन पर एक्शन की भी तैयारी करेगी। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। देश के सबसे बड़े शराब घोटाले मामले को लेकर के लगातार सियासत जो है जारी है, वही इस पूरे मामले को लेकर के एक नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने इस मामले पर जो है उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद में ईडी ने को 5 दिन की जो है रिमांड में लेने की जो है कोर्ट से आदेश मिल गया है, जिसके बाद चैतन्य बघेल से लगातार पूछताछ जारी है। वही इस पूरे मसले को लेकर के पूरे कांग्रेस जो है दिन भर जो है प्रदर्शन किए, पुतला दहन के ऐसे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया और इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। वही इस पूरे मामले को लेकर के आज कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में एक बड़ी बैठक जो है आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद सहित जो है तमाम विधायक, वरिष्ठ नेता सहित जो कार्यकर्ता इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है। 22 जुलाई को जो है प्रदेश के 5 संभागों में जो है आर्थिक नाकाबंदी करने की घोषणा की है, यानी चक्का जाम करने का ऐलान किया है। और कांग्रेस ने जो है इसको लेकर के फुल जोर विरोध में है। जिस तरीके से भूपेश बघेल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को जो है टारगेट किया जा रहा है और इसको लेकर के एक बड़ा विरोध होगा। फिलहाल जो है चैतन्य बघेल जो है ईडी के जो है अभी रिमांड में है और उससे पूछताछ जारी है। अब देखना ये होगा कि देश के सबसे बड़े शराब घोटाले मामले पर जो है अब ईडी जब पूछताछ करेगी तो इसका तार और कौन से बड़े नेता से जुड़ते हैं और क्या निकल करके सामने आते हैं, इसके लिए हमें तो 5 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस मसले को लेकर के प्रदेश में सियासत जो है जारी है। अब देखना यह होगा कि इस मसले पर और क्या निकल करके सामने आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है ईडी ने जो है साक्ष्य के आधार पर जो है कार्यवाही करती है। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, चेक 24 न्यूज, रायपुर। रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं सुनील कुमार। कानपुर में एक युवक ने गंगा बैराज से लगाई थी छलांग। छलांग लगाने के बाद कड़ी मशक्कत जो प्रशासन ने की थी, मगर 100 नहीं हुआ था बरामद, क्योंकि बीते 30 घंटे पहले जिस तरीके से युवक जो है गंगा उन्नाव क्षेत्र का रहने वाला है, कानपुर के गंगा बैराज में गेट नंबर 26 से मोटरसाइकिल खड़ी करके गेट नंबर 26 पे चढ़कर छलांग लगाती थी, वहीं छलांग लगाते हुए का वीडियो जो है वायरल हुआ। वायरल होने के बाद कानपुर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे आया और इसके बाद युवक की शनाख्त जो है उन्नाव के रहने वाला बताया गया था। परिजनों को सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं 30 से 32 घंटे की रेस्क्यू करने के बाद पुलिस जो है आज युवक का शव अटल घाट से बरामद किया। बरामद करने के बाद जो है परिजनों को शव को सुपुर्द किया, परिजनों को बताया गया। परिजनों ने चीख पुकार मच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आखिर में ये जो बताया जाता है कि ये मामला जो घरेलू कलेश के चलते हुआ था, क्योंकि युवक परेशान था, इस वजह से गंगा बैराज में छलांग लगा दी थी। जिस तरीके से ये देख सकते हैं, जहां गंगा में लगातार जल स्तर बढ़ता नजर आता है, ऐसे में ही गंगा पे युवक ने छलांग लगा दी। पूरी तरीके से घर में चीख पुकार और मातम छाया हुआ है कि आखिर में इनके परिवार में ऐसा क्या हुआ था जो कि बेटे ने गंगा में छलांग लगा दी। अब सबसे अहम बात यह है, जिस तरीके से कानपुर प्रशासन है, कोहना थाना, नवाबगंज क्षेत्र की पुलिस जो है लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लगातार गंगा बैराज के 16 जो गेट हैं, 12 गेट वो भी बंद किए गए कि ताकि किसी तरीके युवक का शव बरामद हो सके। मगर वहीं पे बाढ़ की स्थिति, बाढ़ इस कदर थी कि शव को जो है बाहर निकलाया और आज उसे अटल घाट में रेस्क्यू के जरिए उसे बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी। सूचना देने के बाद उनके ही परिवार में एक कोहराम सा छाया हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी के साथ सुनील कुमार, जगत रिपोर्ट न्यूज, कानपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, जनपद संभल में लगातार सुर्खियों में बनी हुई महक और परी दोनों के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें, तमाम सख्ती और निर्देशों के बाद दोनों बहनों ने फिर आपत्तिजनक एक वीडियो फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इसको लेकर प्रशासन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कार्रवाई की है और आपको बता दें, 1 साल के लिए पुलिस की सिफारिश पर इंस्टाग्राम ने महक और परी का अकाउंट डिलीट कर दिया है, यानी फ्रीज कर दिया है। आपको बताएं, जिस तरह से 5 दिन पूर्व दोनों बहनों की गिरफ्तारी हुई थी और दोनों को न्यायालय में पेश किया गया था, सशर्त पूरी शर्तों के अनुसार दोनों बहनों को न्यायालय ने जमानत दी थी और शर्त ये थी कि जितनी पोस्ट उन्होंने आपत्तिजनक इंस्टाग्राम पर डाली हैं, दोनों को डिलीट करेंगी और आगे भविष्य में इस तरह की कोई भी पोस्ट
जो है सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करेंगी, ना ही इंस्टाग्राम पर डालेंगे। लेकिन आपको बता दें, एक पोस्ट फिर उन्होंने बृहस्पतिवार को एक आपत्तिजनक पोस्ट फिर वायरल की, उसको पोस्ट कर दिया और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन की सिफारिश पर दोनों बहनें जो हैं महक और परी, उनका अकाउंट इंस्टाग्राम ने 1 साल के लिए फ्रीज कर दिया है। आपको बताएं, लगातार जिस तरह से दोनों बहनें वायरल हैं, सुर्खियों में हैं, लेकिन प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब आपको बता दें, थाना हयात नगर के गांव शहबाजपुर की दोनों बहनें रहने वाली हैं और दोनों को जो वहां के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने बुला करके VNS की जो धारा है 168 उसके तहत नोटिस तामील करा दिया है और दोनों को भविष्य में चेताया है कि अगर इस तरह की दोबारा से फिर हरकत की तो 5 लाख का जुर्माना उनके खिलाफ किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आपको बताएं, जिस तरह से मीडिया से दोनों बहनें रूबरू हुई थी और उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं फॉलोअर्स के चक्कर में हम दोनों बहन बहक गए थे, कहीं ना कहीं हमारी गलती थी, अब सुधार लाएंगे और आपत्तिजनक पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं किया उन्होंने और नियम जो थे कोर्ट के उनको नहीं माना। अब कार्रवाई हुई है, अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस तरह की पोस्ट वो करती हैं या नहीं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, अगर इस तरह की दोबारा से हरकत की जाती है तो निश्चित तौर पर जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो सख्ती से कड़ाई से निपटेगी। मैं अपने सहयोगी जर्नलिस्ट के साथ विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल।